कि बैक पेन इतना कॉमन होता जा रहा है कि आज हर घर में है। हिंदुस्तान तो वैसे भी ट्यूबरक्लोसिस के एंडेमिक जोन में है। तो मोस्ट कॉमन कॉज स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस। ओल्ड एज में जब बोन वीक हो जाती है तो उनके फ्रैक्चर। सो ये वो स्पेसिफिक कॉजेज हैं जो करीबन 10% स्पेसिफिक कॉजेज होते हैं बैक पेन के। जो लॉन्ग सिटिंग आवर्स में या लॉन्ग वर्किंग आवर्स में, particularly sitting in front of a computer which is not properly placed as and body is put to strain for long hours in abnormal positions. अगर उसको स्पाइन टीबी है पेशेंट को, तो उसको कैसे समझ में आएगा? मतलब बैक में कहीं भी पेन हो रहा है, इट मींस कि इट कैन बी स्पाइन टीबी। नहीं, हम ये कहते हैं कि फीमेल्स हाई हील यूज करती है और नॉर्मली देखा जाता है कि हाई हील जो होती है वो हमारे बैक पेन को ट्रिगर करती है, या बहुत लंबे टाइम तक हम हाई हील पहनते हैं, उसकी वजह से हमें बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। डेफिनेटली बैक पेन ऐड करता है। ओके। कि पेशेंट इतना लेट आता था तो कि जब तक आया तब तक उसको पावर लॉस हो गया है या पीठ में डिफॉर्मिटी आ गई। तो इनफैक्ट मुझे उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर निकालना पड़ा टू से कि देखो अगर लेट आते हैं तो ये चीजें हो जाती हैं। आज हर 10 में से 8 लोग स्पाइन पेन या बैक पेन को फेस करते हैं। हर घर में एक ना एक स्पाइन पेन या बैक पेन का मरीज मिल ही जाता है। कुछ लोग इसे अपना पोस्चर प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ कहते हैं कि हील्स का प्रॉब्लम है, कुछ लोग मैट्रेस का प्रॉब्लम और कुछ ऑफिस चेयर को ब्लेम करते हैं। क्या सच में ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या फिर हमारी बॉडी का कोई वार्निंग साइन है? ऐसे सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिन्होंने स्पाइन को सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि उसे जिया है। डॉक्टर अनिल के जैन। डॉक्टर प्रोफेसर अनिल के जैन एक ऐसे ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन जिनके पास है 42 इयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस। डॉक्टर जैन फॉर्मर प्रिंसिपल एंड एचओडी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस रह चुके हैं एंड इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अभी डॉक्टर प्रोफेसर अनिल के जैन एवी हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद में एज स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन लोगों को ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबसे पहला सवाल मेरा कि बैक पेन इतना कॉमन होता जा रहा है कि आज हर घर में है, इसका क्या रीज़न है? इतना ज़्यादा स्पाइन पेन, बैक पेन लोगों को हो रहा है। देखिए, बैक पेन वैसे तो बहुत कॉमन चीज़ है। वायरल डिजीजेस इन्फ्लुएंजा के बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्सेंटिज्म इज़ बैक पेन। और अगर हम इनको देखें तो ग्लोबली ऑलमोस्ट 60 to 80% लोगों को अपनी लाइफ टाइम में एक बार बैक पेन जरूर होता है। और अगर हम ईयरली देखें तो 15 से 30% लोगों को किसी भी पॉपुलेशन में बैक पेन होता है। सर, तो आपको क्या लगता है कि इतना बैक पेन लोगों के अंदर हो रहा है, इसका कॉज क्या है? देखिए, बैक पेन के कॉजेज बहुत सीरियस भी होते हैं, बहुत सिंपल भी होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द बैक के कॉजेज आर मैकेनिकल। सिंपल कॉजेज ट्रीटेबल, ट्रीट हो जाते हैं, लाइक मसल स्ट्रेन्स, लाइक पुअर पॉस्चर्स, like body fatigues, some joint arthritis, or like some degeneration because of aging. These are mechanical causes. But कुछ causes होते हैं जो बहुत serious, specific causes होते हैं. I should not call it serious, but I should call it specific causes होते हैं. Specific causes like disc disease हो जाए, prolapse disc हो जाए, like spinal stenosis हो जाए, like spine में कोई fracture हो जाए, लाइक स्पाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, लाइक ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन। हिंदुस्तान तो वैसे भी ट्यूबरक्लोसिस के एंडेमिक जोन में है, तो मोस्ट कॉमन कॉज स्पाइन के ट्यूबरक्लोसिस। और मे बी ऑस्टियोपोरोटिक ओल्ड एज में जब बोन वीक हो जाती है तो उनके फ्रैक्चर। सो ये वो स्पेसिफिक कॉजेज हैं जो करीबन 10% स्पेसिफिक कॉजेज होते हैं बैक पेन के। सर, अभी ऐसा नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा सिटिंग, ऑफिस टाइमिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है ऑफिस में, तो क्या ये जो प्रोफेशनल हैज़ार्ड हम बोलते हैं इसका भी एक कॉज है ये बैक पेन होना? आई थिंक डेफिनेटली ये बैक पेन का स्पेसिफिक कारण हो सकता है, क्योंकि उस जो लॉन्ग सिटिंग आवर्स में या लॉन्ग वर्किंग आवर्स में, particularly sitting in front of a computer which is not properly placed as per the and body is put to strain for long hours in abnormal positions, or doing some jobs where you require a lot of heavy lifting, repeated heavy lifting,
repeated bending, prolonged sitting like drivers, healthcare workers, or maybe even IT professionals sitting for long hours and working on. So yes, they are now because the causes of back pain. तो फिर कैसे वो लोग इसको सॉर्ट आउट करें, कैसे बैक पेन को इग्नोर कर पाएंगे वो लोग, ऐसे कौन से वो प्रिकॉशन लें जिससे ये बैक पेन इग्नोर हो पाए होने से पहले? See, वर्क रिलेटेड जो बैक पेन्स होते हैं, प्रोफेशनल जो बैक पेन्स होते हैं, दे आर बेसिकली मैकेनिकल बैक पेन्स. वो कैसे, उसका क्या मतलब है कि अगर हम एक ऑड पोजीशन में, प्रोलॉन्ग पोजीशन में अपनी बॉडी को, अपनी स्पाइन को रखते हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेन हो सकता है, उनको इंजरी हो सकती है, और हमारे जो पीछे के मल्टीपल वर्टिबल जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में सूजन आ सकती है. तो हमें इसके लिए सबसे पहला तो ये कि हमारा वर्क रिलेटेड एडजस्टमेंट, कि हमारा वर्क जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम हमारा उस तरीके से हो कि बॉडी को स्ट्रेन ना पड़े. Say for example, if there is a prolonged sitting, Yes. then probably it is a good idea that our sitting posture should be correct. हम करेक्ट टाइप ऑफ चेयर्स पे बैठे हैं, Okay. करेक्ट टाइप ऑफ मॉनिटर सामने रखें, हम्म. मॉनिटर की हाइट हमारी आइज़ की हाइट पे होना चाहिए. हाँ. और इन बिटवीन अगर हम सपोज हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर बीच बीच में, से फॉर एग्जांपल रफली से आफ्टर वर्किंग फॉर 20 मिनट ऑन स्क्रीन, if one looks at 20 meter distance for some time, for 20 seconds, 30 seconds, probably that gives a lot of relaxation to the eyes or to the neck. Or for prolonged sitting, then one can, after 30-40 minutes, can get up for some minutes and can have a little walk and then come back and then start working again to keep your body fit. Okay. So it means we have to strengthen our core muscles. मींस बीच बीच में हमें रेस्ट लेना है अपने ये तो वर्क प्रोफेशनल वर्क करते समय. लेकिन वर्क पे जाने से पहले अगर हम अपनी बॉडी को के कुछ एक्सरसाइजेज, कोर मसल्स के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, सो देन दैट एड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पाइन, सो दैट पेन कम अप. सो एडजस्टमेंट हमें काम एट द वर्क प्लेस भी करना है. वर्क प्लेस पे भी हमें अपनी एर्गोनॉमिक्स, हमें अपनी चेयर, अपनी स्क्रीन प्लेसमेंट, अपनी सिटिंग हैबिट्स, अपनी सिटिंग चेयर, अपनी सिटिंग पॉस्चर. इट्स वेरी कॉमन कि लोग ऑड पॉस्चर्स में बैठे रहते हैं. दे यू हैव टू सिट इन ए प्रॉपर पॉस्चर. व्हाट इज सजेस्टेड, यू हैव टू कीप योर शोल्डर करेक्टली or maybe head and neck correctly, so that it doesn't strain the whole spine for long hours. You have to strengthen the body by doing some exercises and remaining physically active. अगर हम सर ये बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैट्रेस के वजह से भी आपका स्पाइन प्रॉब्लम करता है, या बैक पेन जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो क्या आपको लगता है कि इट कैन बी अ कॉज? I think yes, definitely a proper sleeping. Say if you when you are sleeping, you should have a proper mattress, which is definitely बहुत the proper mattress होना चाहिए ताकि आप comfortably सो सकें. ओके. अगर जैसे एज अ स्पाइन एक्सपर्ट मैं आपसे पूछूं कि हमारी स्पाइन जो है उसके 3 पार्ट हैं, अगर आप मुझे बता पाएं कि हर पार्ट में पेन होना, जैसे अलग अलग पार्ट में अगर अलग अलग तरह से मेरे को पेन हो रहे, तो हाउ आई गॉट टू नो कि मुझे इस पार्ट में पेन है और मुझे अब डॉक्टर से मिलना है? मेरा ये मानना है कि अगर आपको परसिस्टेंट बैक पेन है कहीं पर, चाहे वो नेक में है, चाहे मिड बैक में है, चाहे लोअर बैक में है, आपको परसिस्टेंट से व्हाट आई मीन, अगर एक ही जगह पेन आपका बना हुआ है लगातार, देन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. बिकॉज एक डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर सिंपल चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, आपके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा. और कोई सीरियस चीज़ अगर डेवलप हो रही है तो उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ने की, डायग्नोस करने की कोशिश करेगा. तो मेरा तो ये मानना है कि कोई भी परसिस्टेंट बैक पेन हो जो लगातार आपको बना है और जो रेस्ट और एक्टिविटी एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहा है, या पेन के साथ फीवर हो, या पेन आपके एक्टिविटी से एग्रीवेट हो रहा हो, या पेन के साथ आपको ऐसा लगे कि पैर में कहीं नमनेस आ रही है, हाथ में कहीं नमनेस आ रही है, या आपको हिस्ट्री ऑफ कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉमा हुआ और उसके साथ बैक पेन आ गया, और एल्स आप
एजिंग पॉपुलेशन है और उनको ट्रिवियल फॉल हुआ और उनको बैक पेन आ गया, देन शुड कंसल्ट द डॉक्टर इन। ओके, तो मीन्स अगर ऐसा कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो दैट टाइम इग्नोर नहीं करना है और डॉक्टर से मिलना है हम। अब हम एजिंग पॉपुलेशन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे पास 60, हमारा अगर हम डाटा देखें तो 7 to 8% पॉपुलेशन अबव 65 है। एग्जैक्टली। इट मीन्स अ ह्यूज पॉपुलेशन है जो अबव 65 है। हाँ। नाउ यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस, बोन जो वीक हो गई है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पेन हो सकती है। तो उसमें अगर उनको ट्रिवियल फॉल हुआ, ट्रिवियल इंजरी हुई, then probably they may have some osteoporotic fracture. So probably yes, we should consult doctor so that हम serious disease को जल्दी पकड़ लें। और अगर मैकेनिकल बैक पेन है तो उनका हम निदान कर लें। तो अगर जैसे आपने स्पाइन टीबी की बात की कि स्पाइन टीबी हो सकता है, तो क्या ये किसी पर्टिकुलर एरिया में होगा या ये किसी भी जगह पे हो सकता है? मतलब अगर उसको स्पाइन टीबी है पेशेंट को, तो उसको कैसे समझ में आएगा? मतलब बैक में कहीं भी पेन हो रहा है, इट मींस कि इट कैन बी स्पाइन टीबी? नहीं, हम ये कहते हैं परसिस्टेंट बैक पेन। अगर एक सेगमेंट ऑफ स्पाइन पे अगर उसको लगातार पेन उसी जगह बना हुआ है, उसी पॉइंट पे, पूरे स्पाइन में कहीं भी एक जगह, एक जगह पे जब भी पेन हुआ वो पेन लगातार 3 से 6 हफ्ते तक उसी जगह बना हुआ है, देन यू मस्ट कंसल्ट। ऐसा नहीं है कि आज गर्दन में है कल लोअर बैक पे, वो नहीं है। पर जो हम कह रहे हैं कि अगर किसी को एक पर्टिकुलर जगह, चाहे वो लो बैक में, अगर उसको लगातार लो बैक में बना हुआ है पेन, जो एक्टिविटी से बेंड करने से कफ बढ़ रहा है लेकिन उसी जगह है, then it must be taken up seriously by the population. सर, अभी नेक पेन वर्सेस स्क्रीन पेन, what is it? I think it is the same thing that अगर आपका एक long this term has come with the computer coming up in last 30 years, and it is because that people work for long on a computer. Now working for 5 minutes, 10 minutes doesn't make a difference. But if you're working 8 hours, 10 hours on a computer which is not properly placed, your monitor is not properly placed, then it means you are bending your whole body forward, or you have a Android phone, you're watching and working on the phone with the hyper bend neck for longer hour, then probably the rest of the muscles and they are going to undergo fatigue. And then they are more prone for injuries and other things. So that is why it is important that yes, now this is you have to make your adjustment in your workplace, modify your screen, modify your screen time, and then if you are forced to do it, then probably have an intermittent break also, and then strengthen your neck and all other muscles so that your body is able to take the stress of long hours. सर, आपने अपने आंसर में 2 वर्ड्स बोले, वन इज गूगल और अनदर वन इज लाइफस्टाइल। गूगल पे लोग सर्च करके डॉक्टर्स के पास आते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब इतना सारा नॉलेज गूगल के ऊपर है, लोग उसको स्टडी करते हैं एंड दे कम टू डॉक्टर कि ये ऐसा है। तो व्हाट यू थिंक कि ये स्टडी से बहुत टाइम तक वो अपने आप ही मेडिसिन ले लेते हैं या ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, व्हाट यू थिंक कि ये कितना सही है? देखिए, हर चीज़ का अच्छा भी होता है। आई एम श्योर गूगल ने बहुत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने को एक्सपैंड किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। बट हमको उसको इंफॉर्मेशन का सोर्स ही मानना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मेडिकल साइंस में एवरी इंफॉर्मेशन ऑन द गूगल इज़ नॉट करेक्ट। आजकल आप वीडियोस देखते हैं, बहुत वीडियोस आ रहे हैं गूगल ये, फिर देन यू से नो दैट वाज अ फेक वीडियो। सो द नॉलेज, इंफॉर्मेशन गिवन ऑन गूगल may not be correct all the time. It may be not scientifically proven fact which has been given on the Google. Anything put on the internet is a information which you can get on the Google. And people are free to put and that. People are free to put. You do not know whether that knowledge is correct or that knowledge is wrong. So long as it helps you in bringing you to the doctor, it is good. So long as it educates you to know the options, it is good. But let the diagnosis be made by the expert and let the treatment be given by the expert. Yes. सर, नॉर्मली लोगों को बैक पेन होता है तो वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइफस्टाइल प्रॉपर रखना चाहिए। लोग कहते हैं हम डेली वॉक करते हैं, तो क्या वॉक इज इनफ फॉर स्पाइन हेल्थ?
देखिए, वॉक इज़ गुड फॉर बोन हेल्थ बिकॉज इट पुट स्ट्रेस, आपकी पूरी बोन्स के ऊपर वॉकिंग का आपका स्ट्रेस होता है, Yes. तो बोन प्रिजर्व रहती है, बोन लॉस नहीं होता जो एज रिलेटेड लॉस होता है. सो वॉकिंग देयर इज नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट. एंड इट नॉट ओनली गुड फॉर बोन बट गुड फॉर ऑल अदर ऑर्गन्स एज वेल. हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, अनलेस यू स्ट्रेन, हम जब तक बॉडी को स्ट्रेन नहीं करेंगे. नाउ फॉर स्पाइन या फॉर बैक पेन और फॉर अदर्स, I think just walking is not enough. Okay. I think you have to do core muscle exercises. And what is that core muscle exercise? You have to do abdominal muscle exercises because the legs abdomen muscle is a very important reason for stress of on the back spine, lower spine. So unless you do the core muscle, abdominal muscle exercise, your stress onto the spine cannot be reduced. So you have to do a core abdominal muscle exercise. You have to do back muscle exercises besides stretching of both the groups. So these are core muscle exercise. Same thing applicable है गर्दन के लिए. अगर गर्दन में भी आप गर्दन को फुल रेंज में चलाएंगे तो वो स्ट्रेचिंग हो गया, और उसके बाद बैक गर्दन की जो बैक मसल एक्सरसाइजेस उनको हमको स्ट्रेंथन करनी होगी. सर, जैसे बहुत सारे लोगों को आजकल हम देखते हैं कि हम जंक फूड भी खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब्स में हैं, तो वेट गेन होना नॉर्मल है. तो क्या वेट गेन भी एक कॉज है बैक पेन या स्पाइन पेन को लेके? देखिए, यस, वेट अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर किसी आदमी का वज़न 70 या 80 किलो है तो डे टू डे लाइफ में डिफरेंट जॉइंट पे वज़न उसका कई गुना अधिक होता है, क्योंकि बॉडी मोमेंटम में होता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितना कम स्ट्रेसेस हम अपने जॉइंट्स पर डालेंगे रिपीटेड स्ट्रेस के लिए, वो हेल्दी बने रहेंगे. तो वेट को तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया जंक फूड का. आई थिंक एक फूड का एक क्वालिटी फूड का एक प्रोपोर्शन होता है कि हमें इतना प्रोटीन लेना ज़रूरी है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी है, इतना फैट ज़रूरी है. जंक फूड में फैट कंटेंट एंड दैट टू बैड फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. आई थिंक हम जितना जल्दी इस बात को समझ लें, अपने बच्चों को उस जंक फूड से दूर करें. अपने यंगस्टर्स जो लॉन्ग आवर काम करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, एंड देन दिस उनका सिस्टम ऑलरेडी स्पॉइल्ड है, उसके ऊपर जंक फूड भी ऐड कर दीजिए तो फिर तो सब कुछ स्पॉइल हो ही जाएगा. और अभी कल ही एक टीवी में न्यूज़ आ रही थी कि हिंदुस्तान में ओबेसिटी इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ जंक फूड इज गोइंग टू बी ए डिजीज प्रोपोर्शन. तो ओबेसिटी भी बैक पेन को ट्रिगर करता है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. सर, जैसे फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी वेट एकदम से बढ़ता है, तो दैट टाइम पे बैक पेन होना स्वाभाविक है, तो बट वेट भी गेन होना एक नेचुरल बात है. तो फिर कैसे इस चीज़ को मैनेज करें? देखिए, प्रेगनेंसी में एक मल्टीफैक्टोरियल चीज़ होती है. बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिससे हमारे लिगामेंट्स लैक्स भी हो जाते हैं, वेट गेन भी होता है. एंड तो हमको पोस्ट पार्टम डिलीवरी के बाद एक पैटर्न में अपनी बॉडी को लाना होगा फिटनेस के लिए, जिसमें हम बिसाइड्स दी प्रॉपर न्यूट्रिशन हम बॉडी को स्ट्रेंथन भी करें, क्योंकि मसल्स जो है काफ़ी कुछ वीक हो गई हैं. एंड बाय दैट टाइम बॉडी नॉर्मल स्टेज में आती है प्रेगनेंसी के इफ़ेक्ट से जो बॉडी पे होते हैं, तब तक उसके बाद वो बॉडी को नॉर्मल स्ट्रेंथ में आए. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पोस्ट प्रेगनेंसी अपना वेट कंट्रोल, अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इस पे जोर दें. एंड इसीलिए जो पोस्ट डिलीवरी कुछ महीने होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां हमको इस पे ध्यान देना चाहिए. सर, जैसे मेल्स और फीमेल्स की बात करें, नॉट ओनली प्रेगनेंसी, नॉर्मली भी हम देखते हैं कि फीमेल्स में स्पाइन और बैक पेन बहुत ज़्यादा दिखता है. उसका कोई मेन रीज़न, कोई पर्टिकुलर रीज़न? देखिए, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट आई एम श्योर बॉडी में जो फीमेल्स के जो कुछ का कारण होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. लाइक आपने जैसे बोला हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड होते हैं.
लोग फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है फीमेल्स में, तो वो जो बायोमैकेनिकल रीजंस होते हैं उसकी वजह से डेफिनेटली फीमेल्स में डिजेनरेटिव डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। तो उस तरह के रिलेटेड बैक पेन्स और उनका जो वर्क होता है रिपीटेड एक पर्टिकुलर तरह का काम करते रहना, प्रोलॉन्ग आवर्स में काम करना, तो लेडीज़ को डेफिनेटली बैक पेन्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम एक्यूट सिचुएशन देखें तो एक्यूट सिचुएशन जो एक्यूट होती है वो मेल्स में भी काफ़ी होती है, क्योंकि उनका प्रोफेशनल हैज़ार्ड भी ऐड हो जाता है। तो यस, क्रॉनिक पेन्स फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें डिजेनरेटिव हो गए, ऑस्टियोपोरोसिस हो गए, ये सब फीमेल्स में काफ़ी होते हैं। सर, हमने जंक फूड की बात की जो लाइफस्टाइल से रिलेट करता है कहीं ना कहीं। लाइफस्टाइल में एक चीज़ और ऐड होती है कि फीमेल्स हाई हील यूज़ करती है, और नॉर्मली देखा जाता है कि हाई हील जो होती है वो हमारे बैक पेन को ट्रिगर करती है, या बहुत लंबे टाइम तक हम हाई हील पहनते हैं, उसकी वजह से हमें बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको आप क्या मानते हैं कि ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आप एक बात देखेंगे कि बॉडी की एक शेप होती है, और बॉडी की शेप नेचर की एक प्रवृत्ति होती है कि वो पूरी कोशिश करती है कि हम एक्सेसिव स्ट्रेस कहीं पे भी ना डालें। बिल्कुल, हाँ। तो उसमें अगर बॉडी ने एक शेप दी है, गर्दन में आगे की तरफ कॉन्वेक्स है, चेस्ट में आगे की तरफ कॉन्केव है, फिर एक लोअर स्पाइन में आगे की तरफ कॉन्वेक्स है, फिर एक शेप दी गई है। जी। अब हम ये एक बायोमैकेनिकल रीज़न से एक शेप है, और ये शेप ऐसी शेप है जिससे हमारी जो अदर पार्ट्स को, अदर मसल्स को मिनिमम काम करना पड़े एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। ठीक है। अब आपने उसमें हाई हील ऐड की तो एंकल नॉर्मल से एबनॉर्मल पोजीशन में प्लेस हुआ, फिर उसका इम्पैक्ट नी पे पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट फाइनली कॉम्पनसेशन बैक पे आएगा। तो डेफिनेटली अगर जो रेगुलर यूज़र हैं हाई हील के, दे आर गोइंग टू हैव बैक पेन मोर ऑफन, जो उन लोगों के कंपैरिजन में जो फ्लैट पहनते हैं। सर, जैसे साइटिका या एवियन हिप, दोनों में पेन ऊपर से नीचे जाता है, हिप के तरफ पेन होता है, तो किसी को, अगर कोई पेशेंट है, उनको कैसे ये समझ में आएगा कि ये मुझे साइटिका पेन हो रहा है या एवियन हिप हो रहा है, मुझे अपने स्पाइन सर्जन को दिखाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है? हाउ दे गॉट टू नो दिस? आई थिंक मुझे लगता है कि ऑर्थोपेडिक्स जो भी ट्रीटिंग सर्जन है वो इनको डिफरेंशिएट आपकी बहुत सारी हिस्ट्री से ही कर लेता है, क्योंकि जो sciatica पेन है, दैट इज पेन फ्रॉम बैक रेडिएट्स टू नी एंड बिलो। ओके, दैट इज sciatica. It is the pressure onto the sciatic nerve distribution. So a pain from back to the leg and to the foot is sciatica. ओके। While avian के जो पेन होते हैं वो हिप के मूवमेंट्स में होते हैं। sciatica और बहुत सारे क्लिनिकल तरीके हैं जिससे डॉक्टर जो है इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। So every hip pain is not sciatica, and sciatica is absolutely separate. One can differentiate from the hip pain. सर, सर्जरी इन बैक पेन, फेयर और रियलिटी, कितना डरावनी सर्जरी है जो लोग इतना ज़्यादा स्पाइन सर्जरी से डरते हैं? पहली बात तो ये है कि बैक पेन डज नॉट मीन सर्जरी। बैक पेन का मतलब सर्जरी नहीं है। मैंने जैसे शुरू में बताया कि मैकेनिकल पेन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल बिना ऑपरेशन के इलाज होते हैं। स्पेसिफिक कॉज जो होता है उसमें भी एक लार्ज परसेंटेज है जिसमें कि बिना ऑपरेशन के इलाज हो जाता है। सो पहली बात तो ये फियर निकाल दीजिए कि बैक पेन मतलब अब तो सर्जरी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मेजॉरिटी मोर देन 90% आर टू बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। ओके, नाउ इसके बाद अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सर्जरी इंडिकेटेड है तो आज के टाइम में जो हमारी एडवांसमेंट हुई है सर्जरी में, बिकॉज हम मोर प्रिसाइज इंडिकेशन पे सर्जरी कर रहे हैं, ओके, मोर डिफाइंड इंडिकेशन पे सर्जरी कर रहे हैं, बेटर टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, ओके, और बेटर डायग्नोसिस से अर्ली स्टेज में कर रहे हैं, तो हमारे आउटकम, हमारे रिजल्ट्स, दे आर वेरी फेवरेबल, वेरी गुड, वेरी सेफ। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और मिनिमली इन्वेजिव, आजकल पूरा खोल के नहीं करते, छोटा थोड़ा खोल के भी करते हैं, तो इन सब चीज़ों ने स्पाइन सर्जरी को काफ़ी सेफ बनाया है।
तो स्पाइन सर्जरी आपको ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए कि बैक पेन मतलब सर्जरी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। और सर्जरी मतलब अब सेफ है, प्रिटी सेफ। Spine surgery is बिल्कुल, pretty safe बिल्कुल। nowadays. Sir, which back pain should not be ignored? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर परसिस्टेंट पेन है एक जगह पर है, दैट शुड बी इवेल्युएटेड 3 to 6 वीक्स से ज़्यादा। अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ स्पाइन पर बैक पे पेन है, वो शुड नॉट बी इग्नोर्ड, नंबर 1। नंबर 2, अगर बैक पेन के साथ फीवर भी है, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। बैक पेन के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि डिफॉर्मिटी भी आ रही है, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। Weight lose हो रहा है। सडन वेट लॉस हो रहा है, शुड नॉट बी। लोकलाइज पेन, अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी है पुरानी, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। कहीं कैंसर के लिए ट्रीट हुआ है थोड़े पहले सालों में एंड अभी बैक पेन एक पर्टिकुलर जगह आ रहा है, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। सर, आपने जैसे एल्डरली पेशेंट की बात की, तो एल्डरली पेशेंट में बैक पेन को मैनेज करने का क्या कोई अलग अप्रोच होता है? थोड़ा सा अलग होती है, बिकॉज बैक पेन में हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट का प्लान भी अलग होता है। आई एम टेकिंग एल्डरली जो 70 एंड अबव है। ओके। नाउ इन दैट केस उनका जो बोन है वो नॉर्मल नहीं होगी, वीकर होगी। सो वी नो दैट वी हैव टू नॉट ओनली treat the condition but as well as treat the bone loss, because so that एक second fracture, second injury रोकी जा सके, नंबर 1। नंबर 2, हमको इनको न्यूट्रिशनली ऐड करना होगा। हालांकि ये न्यूट्रिशन तो हर किसी को ऐड करना होता है, पर एल्डरली में डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट। एल्डरलीज में कोमॉर्बिडिटीज बहुत होती हैं, वो उतने बॉडीली फिट नहीं होते कि अगर हमें सपोज ऑपरेशन करना है तो फिर हम वो ऑपरेशन करने के लिए भी फिट होंगे कि नहीं होंगे। एग्जैक्टली। दूसरा, इनमें चांसेस ऑफ कि अगर रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो साधारण फ्रैक्चर के साथ साथ एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, लाइक कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी में कोई कैंसर डेवलप हो रहा हो। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है यंगर के कंपैरिजन में थोड़ा सा वाइडर होता है। दूसरा, अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट डिजीज़ नहीं भी मिलती है और हम उसको सिंपल बैक पेन और ऑस्टियोपोरोटिक बैक पेन कर रहे हैं, तो हम इनको स्ट्रेंथनिंग, मोबिलाइजेशन उनकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से करते हैं। तो एल्डरली पेशेंट्स को ट्रीट करने का माइंडसेट बिल्कुल अलग ही होता है, बट येस दे रिक्वायर मोर एग्रेसिव ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ट्रीटमेंट एंड एज वेल एज देयर पार्टिसिपेशन। उनका पार्टिसिपेशन टू द ट्रीटमेंट भी लो होता है, तो हमें उनके साथ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और करनी पड़ती है। ओके सर, जैसे पूरा 42 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, तो इतने सालों के आपके एक्सपीरियंस में, अनुभव में, क्या कभी कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया जिसको बैक पेन था और सच में आपको लगा कि अगर ये मेरे पास जल्दी आता तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती? आई थिंक ऐसा बहुत कॉमनली होता है, खासकर मेरा जो एक्सपीरियंस ट्यूबरकुलोसिस के साथ है, उसमें ये एक्सपीरियंस इतना अधिक था कि पेशेंट इतना लेट आता था कि जब तक आया तब तक उसको पावर लॉस हो गया है या पीठ में डिफॉर्मिटी आ गई। तो इनफैक्ट मुझे उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर निकालना पड़ा टू से कि देखो अगर लेट आते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए आप जल्दी आइए। और हमें वो क्राइटेरिया बताने पड़े लोगों को कि भाई आप जल्दी डायग्नोज होने के लिए कैसे डॉक्टर के पास पहुँचे। एंड एज आई सेड कि अगर किसी को हिंदुस्तान में लगातार स्पाइन के एक सेगमेंट में दर्द हो रहा है 3 से 6 हफ्ते के लिए, और तो उसको मस्ट रीच टू द डॉक्टर। देयर इज a good percentage of chances it could be besides any other condition, it could be tuberculosis as well. So इसलिए ऐसा तो बहुत बार होता है कि कई बार हमको यंगर पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो 1 साल 2 साल से पेन से सफ़र कर रहे हैं, फिर थोड़ा कम हो जाता है। और जब हम उनको पहली बार आए और हम उनको इवेल्यूएट करते हैं तो हम पाते हैं कि उसको एक वर्टिब्रल फ्रैक्चर, हम जिसको बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलाइसिस है। अब ये अगर हम बच्चे ने 2 साल से सफ़र कर रहा है, अगर ये फर्स्ट इंस्टेंस में आ जाता तो शायद वी कुड हैव इंटरवीन अर्ली और उसके 1-2 साल बच सकते थे। एल्डरली पेशेंट्स आते हैं, बैक पेन हुआ, शॉर्ट हिस्ट्री हुआ, हमने उसको जस्ट इवेल्यूएट किया, पता चला वो पूरी बॉडी में मेटास्टेसिस हैं। सो ऐसा बहुत बार होता है कि लोग बहुत सिंपल बैक पेन करके आते हैं और हम पाते हैं कि उनको एक सीरियस डिजीज़ है और हमें उनको बताना कि तुमको सीरियस डिजीज़ है एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा तो बहुत कॉमन है बैक पेन के साथ।
थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन, आपने इतने सारे क्वेश्चंस के इतने इजीली हमें आंसर दिए, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमें इस टॉपिक पर, इतना सारा अवेयरनेस इस टॉपिक पर मिला। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पॉडकास्ट में इंक्लूड किए हैं स्पाइन से रिलेटेड। अगर आपके और भी क्वेश्चन हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हम डॉक्टर जैन को वो दिखाकर आपको आंसर करने का बिल्कुल ट्राई करेंगे। थैंक यू।